नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों का मेरी इस यूट्यूब चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हो, आज का चैप्टर आपको दिख रहा है, क्या है? सांख्यिकी के कार्य, महत्व एवं सीमाएँ। मैं आपको फिर से बता दूं, ABST मेरा पेपर है जिसमें स्टैटिक्स और कॉस्टिंग जो फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में है MDS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसके स्टैटिक्स का जो पेपर है, इसका एक फर्स्ट चैप्टर, उसका PDF और उसके कुछ वीडियो मैंने आपके ग्रुप में शेयर किए हैं, यूट्यूब चैनल में भी डाले हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज का अपना सेकंड चैप्टर अपन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में। तो चैप्टर का नाम है सांख्यिकी कार्य, महत्व एवं सीमाएँ। सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसके गुण दोष हैं, ये सभी चीज़ें आज अपन इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरिकल मैटर है तो मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसका मोटा मोटा सारांश आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 3 से 4 तक के जो चैप्टर हैं, 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर होंगे वो आपने 12वीं क्लास में ज़रूर पढ़े हैं। तो इनको ज़्यादा टाइम अपन इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपनी क्लासेस भी काफ़ी लेट शुरू हुई है। तो मैं सीधा आपको फिर प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जो आपने जो सिलेबस की जो मुख्य पार्ट हैं उन पे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। सांख्यिकी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हो, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन होता है। तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन होता है। अपन ने एक डेफिनेशन भी देखी थी। देखिए, समंक जो होते हैं, समंक हो चाहे सांख्यिकी हो, दोनों का एक ही मीनिंग है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तथ्यों का समूह, समंक जो होते हैं तथ्यों के समूह होते हैं। एकाध तथ्यों को अपन समंक नहीं कह सकते, तथ्यों का समूह होगा, यानी कि एक से अधिक तथ्य होंगे तभी आप उसको समंक कह सकते हो। तो तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन होता है। सांख्यिकी में क्या होता है कि जो भी तथ्य होते हैं उनको संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य हो जाता है, जो भी समंक हैं, जो भी तथ्य हैं आपके, उनको संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, ताकि वो आम पब्लिक को भी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं आपको लिखूं, राम की ऊंचाई, श्याम की ऊंचाई, नेहा की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब मतलब अंकों में नहीं है। अगर आप इन्हीं से किसी चीज़ को निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। जैसे राम की ऊंचाई श्याम से ज़्यादा है, श्याम की ऊंचाई श्याम से कम है, कम ज़्यादा, ऐसे लंबाई चौड़ाई करके अपन आंकड़ों को नहीं समझ सकते। अब मैं कहूँ कि जैसे राम की ऊंचाई 2 फीट ज़्यादा है या 1 इंच कम है या 5 फीट लंबी है, ऐसा कुछ अगर अपन लिखते हैं तो वो संख्याओं का, समंकों का या तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन हो जाता है और आम पब्लिक को वो आसानी से समझ में आता है। तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य बन जाता है वो है तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन। दूसरा जो कार्य है वो है जटिल समस्याओं का सूक्ष्म व सरल प्रदर्शन। बहुत सी सूचनाएं या समंक ऐसे होते हैं जिनको आप अगर उनके वास्तविक रूप में ही अगर देखोगे तो वो काफ़ी जटिल लगते हैं, आप उनको समझ ही नहीं पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कुछ चीज़ें इसमें दी भी गई हैं आपको कि यदि तथ्य इस प्रकार से दिए जाएं कि पिछले 3 वर्षों में महाविद्यालय से क्रमशः 500, 700, 1000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से क्रमशः 350, 560 और आगे देखोगे तो 820 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और फिर साधारण व्यक्ति इसे केवल एक सूचना के रूप में समझ सकता है। साधारण व्यक्ति क्या होगा, इतने सारे आंकड़े दे दिए, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे पास हुए, इतना ये इस क्लास में हुआ, इतना इस विषय में हुआ, उत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ये एक सूचना के रूप में उसको लेगा। परंतु इसका क्या निष्कर्ष निकलता है यदि उसकी समझ से बाहर होगा। लेकिन इसकी सांख्यिकीय रीति, अगर इन्हीं चीज़ों को अगर आप सांख्यिकी माध्य से या परिणाम पिछले 3 वर्षों में जैसे 70%, 80% या 82% रहा, तो इतनी बड़ी सूचनाओं को सिर्फ आपने 80% या परसेंटेज निकाल के, उसका माध्य निकाल के आपने उसका निष्कर्ष निकाल लिया, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आने लायक हो जाती है। बड़ी सूचनाओं को एक छोटा सा माप निकाल के अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो सांख्यिकी का जो दूसरा कार्य हो जाता है वो क्या है आपका, कि जटिल समस्याओं को सूक्ष्म और सरल प्रदर्शन करना, ताकि वो एक सांख्यिकी पढ़ने वाले को तो समझ में आती है, आम पब्लिक को भी वो आसानी से समझ में आ जाए। जटिल सूचनाओं को सरल रूप में प्रदर्शित किया जाता है सांख्यिकी में। तो दूसरा कार्य इसका हो जाता है जटिल समस्याओं का सूक्ष्म व सरल प्रदर्शन। अगला देखते हैं तीसरा कार्य, तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। देखिए हमने देखा कि जो समंक जो होते हैं तथ्यों का समूह होते हैं, और मैंने बोला कि समंक के 4 क्वालिटी अगर इसमें हैं,
किसी भी सूचना में, तो उसको अपन समंक कहेंगे। कौन कौन सी? पहले तो तथ्यों का समूह होना चाहिए, दूसरा संख्यात्मक होना चाहिए, तीसरा तुलनीय होना चाहिए, चौथा सजातीय होना चाहिए। ये 4 गुण अगर किसी सूचना में आपको मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका समंक हो जाएगा। तो कोई भी तथ्य है ना, तथ्यों का समूह, तो अपन एक दूसरे की उसकी तुलना की जा सकती है। बहुत से माप ऐसे निकाल सकते हैं, समांतर माध्य, परसेंटेज, गुणक, मध्यिका, बहुलक। ये माप इस तरह के होते हैं कि अपन 2 समंकों की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो सांख्यिकी का दूसरा कार्य यही हो जाता है कि तथ्यों को तुलनात्मक रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक का मतलब ये समझिए कि एक से ज़्यादा तथ्य होंगे तभी अपन उनको सांख्यिकी में उनका विवेचन या विश्लेषण कर सकेंगे। तो ऐसी सूचना को ही ऐसे ढंग से तैयार किया जाता है सांख्यिकी में कि उसकी तुलना संभव हो सके। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर के बच्चों के मार्क्स लेके अपन उनकी तुलना कर सकते हैं। सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर के मार्क्स का अपने को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आपको सांख्यिकी में उसका विश्लेषण करना है तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी सूचना चाहिए और सेकंड ईयर की भी सूचना चाहिए, थर्ड ईयर की सूचना अगर लेना चाहो तो वो भी ज़रूरी हो जाएगी। तो इस तरह से उनकी तुलना कर सकते हो कि सेकंड ईयर के बच्चे कितने पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे कितने पढ़ते हैं। तो ये तुलनात्मक जो होगा सांख्यिकी में, ये सुविधा भी आपको प्रदान की जाती है। चौथा है तथ्यों में के आपसी संबंधों को स्थापित करना। जैसे आप इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ते हो कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो क्यों है? तो सांख्यिकी के माध्यम से ये संबंध स्थापित किया गया है। मांग के कुछ आंकड़े आप लेते हो, कीमत के कुछ आंकड़े आप लेते हो, फिर उनका ग्राफ के माध्यम से एनालिसिस करते हो। ग्राफ गिरता हुआ है, कीमत बढ़ती है तो मांग का ग्राफ नीचे गिर जाता है, मांग बढ़ती है तो कीमत नीचे गिर जाती है। कुछ इस तरह से कुछ रिलेशनशिप उनमें अपने को पता चलती है। वो किससे पता करते हैं अपन? सांख्यिकी के माध्यम से। तो सांख्यिकी का एक काम ये भी हो जाता है कि बहुत से 2 तत्वों के बीच वो तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में भी दिया गया है कि मांग एवं पूर्ति या पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, सामान्य मूल्य स्तर, आयु या अंधापन, वर्षा की मात्रा या विद्युत का उत्पादन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स या तत्व होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा और विद्युत का उत्पादन, या वर्षा की मात्रा या खाद्यान्न का उत्पादन, फसलों का उत्पादन, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनको फिर अपन सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से गणितीय रूप में इनके संबंध को स्थापित करते हैं। तो सांख्यिकी का एक कार्य ये भी हो जाता है तथ्यों में आपस में संबंध स्थापित करना। अन्य विज्ञानों के नियमों तथा सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना, ये भी है। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस मैंने डाले थे उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों के साथ भी संबंध होता है। तो अन्य विज्ञानों के बहुत से नियम होते हैं। जैसे न्यूटन्स के नियम आपने ज़रूर पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में, क्रिया की प्रतिक्रिया नियम, क्या नाम से, कोई चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। इस तरह के बहुत से सिद्धांत हैं। इनको किसके माध्यम से सत्य साबित किया गया? वो थी आपकी सांख्यिकी। इनके क्या नाम से एक्सरसाइज की गई, इनके एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित की गई, तब जाके इनकी नियमों की सत्यता की जांच हुई है। बहुत से विज्ञान हैं, अर्थशास्त्र में भी हैं, दूसरे साइंस की जितनी भी ब्रांचेस है उनमें स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और विज्ञान के जो भी नियम जो बनते हैं वो इस सांख्यिकी के बेस पे ही उनकी सत्यता की जाँच की जाती है। छठा अगर आप लेते हो सांख्यिकी का कार्य, व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की अभिवृद्धि करना। अगर आप सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ को आप आसानी से समझ नहीं सकोगे। सांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए अन्य विज्ञानों की भांति यह भी व्यक्तियों के ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करता है। ये इसने लिखा है इसमें कि सांख्यिकी जो है एक सामाजिक विज्ञान है। जिस तरह से दूसरे विज्ञान लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जैसे क्या नाम से, आप अगर परमाणु विज्ञान पढ़ रहे हो या कोई बॉटनी पढ़ रहे हो, प्राणी शास्त्र पढ़ रहे हो, जैव शास्त्र पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है और वो उन लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती है। ठीक उसी तरह से सांख्यिकी भी अपना एक सामाजिक विज्ञान है और ये लोगों के ज्ञान में वृद्धि करता है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप खुद का ही अगर एनालिसिस करोगे तो किस तरह से करोगे? पढ़ाई का अगर आपको एनालिसिस करना है खुद का तो किसके बेस पे करोगे? या फिर उसके लिए आप परमाणु विज्ञान पढ़ोगे या फिर आप बॉटनी पढ़ोगे? खुद का वैल्यूएशन कैसे करोगे? अपने मार्क्स देखोगे, मार्क्स के आंकड़े देखोगे, 10वीं के मार्क्स देखोगे, 12वीं के मार्क्स देखोगे, फर्स्ट ईयर के मार्क्स देखोगे, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपने पता किया है। जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो प्यारे बच्चों तो किस चीज़ के बेस पे आप एनालिसिस करते हो? खुद की रुचि भी देखते हो और ये भी देखते हो कि किस सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, ये सब चीज़ें देखते हो। तो यही चीज़ आपकी स्टैटिक्स है। आंकड़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर आप स्टैटिक्स का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये स्टैटिक्स ही है जो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करती है और कोई निर्णय लेने की क्षमता आप में प्रदान करती है।
ठीक है। तो ये व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में भी वृद्धि करती है। 7वां है आपका नीति निर्धारण एवं प्रभावों को मापने में सहायक है। नीति निर्धारण, सरकार बहुत सी नीतियां बनाती है, कर नीति बनाती है, बहुत सारी नीतियां बनाती है, वे की नीतियां बनाती है, कई तरह की स्कीम्स लाती है, तो उनके लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जनता से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आय संबंधी किसी पर्टिकुलर निर्धन वर्ग है कोई, तो उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाती है। उद्योग क्षेत्र के लिए अलग नीति बनाई जाती है, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग नीति बनाई जाती है। तो इन सभी में वो सांख्यिकी का प्रयोग करती है, ठीक है। तो नीति निर्धारण में भी सांख्यिकी बहुत उपयोगी हो जाती है। समस्या की गहनता का अनुभव करना, सांख्यिकी के आंकड़ों से ही आप पता लगा सकते हो कि कौन समस्या कितनी गहरी है। अगर सरकार जैसे आंकड़ों के माध्यम से हमेशा मूल्य स्तर के बारे में या मुद्रास्फीति के आंकड़े आप हमेशा सुनते आते हो कि मुद्रा प्रसार इतना बढ़ गया, मुद्रा मूल्य इतना बढ़ गया, मुद्रास्फीति जिसको आप कहते हो, मूल्य सूचकांक इतना हो गया, थोक मूल्य सूचकांक इतना बढ़ गया है, सेंसेक्स आपका इतना चढ़ गया है, स्टॉक मार्केट इतना चढ़ गया है। वो क्या होता है, कम चढ़ा, जैसे पॉइंट बेसिस का परिवर्तन आता है, सेंसेक्स 1 अंक चढ़ा, 2 अंक चढ़ा, कभी सर्किट लग जाता है 500 अंक चढ़ गया। तो ये चीज़ें किससे पता करते हो, और इन्हीं से आप पता लगा पाते हो समस्या की गहनता कितनी गहरी है। अगर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो समस्या ज़्यादा हल्की है, और ज़्यादा परिवर्तन हुआ तो समस्या बड़ी है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ज़्यादा पॉजिटिव वे में परिवर्तन हो रहा है तो वो अच्छी बात है, और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो वो बहुत बुरी बात है। तो ये इन चीज़ों से ही आप पता लगा सकते हो। जैसे प्रोडक्शन में परिवर्तन का भी आकलन कर सकते हो कि पिछले साल अकाल पड़ा या बारिश कम हुई तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, इस साल अच्छी बारिश होगी तो खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये आप पता कर सकते हो कितना खाद्यान्न में परिवर्तन होगा, जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे सरकार के पास। तो इन चीज़ों में भी आप सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक है। आपकी जो सांख्यिकी है पिछले आंकड़ों के आधार पर और करंट में क्या होने वाला है, वर्तमान परिस्थितियों को कुछ इस ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से एनालिसिस किया जाता है। पूर्वानुमान लगाने की इसमें बहुत सारी विधियां हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, न्यूनतम वर्ग रीति है, आपकी टाइम सीरीज का एनालिसिस है। ये बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से आप आने वाले वर्षों में किस चीज़ में कितना परिवर्तन होगा जो आपस में परस्पर संबंधित होती है, उनका पूर्वानुमान आप आसानी से सांख्यिकी में लगा सकते हो। तो एक ये भी इसका कार्य हो जाता है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों ये सांख्यिकी के कार्य हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं। 7 से 8 या 9 कार्य हैं, ज़्यादा नहीं है, थ्योरिकल हैं, बट इसका पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता है। जो बच्चे प्रैक्टिकल में या मैथमेटिकल में कमज़ोर होंगे तो वो इस क्वेश्चन को टच कर सकते हैं और अपने नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसके साथ आप जो मैंने PDF शेयर किया है ग्रुप में, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर सुनें। वीडियो को लाइक शेयर करें प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे मुझे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का जो बचा हुआ मैटर है उसके साथ। तो हैव ए नाइस डे।